अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो चैप्टर 5 का टॉपिक है बेसिकली वो है हु गेन्स एंड हु लॉसेस फ्रॉम ट्रेड, यानी ट्रेड के बाद जो है वो कौन गेन करेगा और कौन जो है वो लूज़ करेगा। सबसे पहले तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास दो डिस्टिंग्विश हो जाती है, एक शॉर्ट रन की और एक लॉन्ग रन की। अब हमारे पास जो हम दो कंट्रीज़ ले रहे हैं, हमारी बुक में जो दो कंट्रीज़ ले गए हैं वो एक यूएस है, और यूएस के अलावा सारी कंट्रीज़ को उन्होंने जो है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का नाम दे दिया, यानी 2 कंट्रीज़ उन्होंने कर दी हैं, एक यूएस और एक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब जो यूएस है वो यूएस है लेबर अबंडेंट कंट्री, यानी उसके पास कौन सी कमोडिटी जो है अबंडेंस है, यानी बहुत ज़्यादा है, वो लैंड है, सॉरी लेबर नहीं है, लैंड है। और हमारे पास जो दो कमोडिटी बुक्स में ली गई हैं वो वीट है और क्लॉथ है, जिसमें से वीट जो है वो लैंड इंटेंसिव कमोडिटी है, यानी वीट ऐसी कमोडिटी है जिसमें जो है वो ज़्यादा लैंड चाहिए और लेबर बहुत कम चाहिए। अब जाहिर सी बात है, अगर यूएस जो है वो लैंड अबंडेंट कंट्री है, यानी उसके पास ज़्यादा लैंड है, तो वो कौन सी कमोडिटी ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी आफ्टर ट्रेड, कौन सी कमोडिटी में स्पेशलाइज करेगी जिसमें ज़्यादा लैंड यूज़ हो, यानी वो वीट में स्पेशलाइज करेगी। अच्छा, अब अगर हम सबसे पहले शॉर्ट रन की बात करें तो शॉर्ट रन में क्या होता है कि जब ट्रेड ओपन होती है तो कंट्री क्या करती है, स्पेशलाइज करती है। लेकिन शॉर्ट रन में जो है वो फैक्टर जो है वो फैक्टर्स यानी लेबर फैक्टर्स कौन कौन से हमारे पास हैं अभी, लैंड और लेबर। इस एग्जाम्पल में तो फैक्टर्स जो कि लैंड और लेबर है वो शॉर्ट रन में जो है वो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर्स जो है वो मूव नहीं हो सकते। सबसे पहले तो ये अजम्पशन याद रखनी है कि शॉर्ट रन में फैक्टर्स आपस में एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर विद इन कंट्री जो है वो मूव नहीं हो सकते, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि क्लॉथ सेक्टर के जो है लैंड और लेबर हैं वो वीट सेक्टर में चले जाएं और वीट सेक्टर के लैंड और लेबर जो है वो क्लॉथ सेक्टर में चले जाएं। ये मूवमेंट जो है वो सिर्फ लॉन्ग रन में हो सकती है। शॉर्ट रन में जब हम पढ़ रहे हैं तो अभी शॉर्ट रन में हमें ये अज्यूम करना है कि अभी फैक्टर्स मोबिलिटी जो है वो पॉसिबल नहीं है। अब हुआ क्या कि यूएस हमारे पास लैंड अबंडेंट कंट्री था और वीट कमोडिटी हमारी लैंड इंटेंसिव कमोडिटी थी। दैट्स वाई विद एन ओपनिंग ऑफ ट्रेड, जब ट्रेड ओपन हुई फ्री ट्रेड, तो यूएस ने किसमें स्पेशलाइज किया, वीट में, क्योंकि वो लैंड इंटेंसिव कमोडिटी थी। तो यूनाइटेड स्टेट्स में क्या हुआ, चूँकि वीट जो है वो वीट की डिमांड इंक्रीज़ हो गई। जब वीट की डिमांड इंक्रीज़ हो गई यानी अब वीट ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, तो वीट को वीट में जो है वो ज़्यादा क्या चीज़, कौन सा फैक्टर चाहिए, लैंड चाहिए। अब जाहिर सी बात है जब वीट की डिमांड इंक्रीज़ हुई तो लैंड की डिमांड भी इंक्रीज़ हुई, क्योंकि वीट को प्रोड्यूस करने के लिए लैंड चाहिए। अब लैंड की डिमांड इंक्रीज़ हुई और लेबर की, दोनों फैक्टर्स की डिमांड इंक्रीज़ हुई, जो उसमें जो है वो उसमें वीट को प्रोड्यूस करने के लिए जो फैक्टर्स चाहिए शॉर्ट रन में, उन दोनों की डिमांड इंक्रीज़ हो गई। लेकिन किसकी डिमांड ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, लैंड की डिमांड ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, क्योंकि लैंड ज़्यादा तादाद में चाहिए वीट में को प्रोड्यूस करने में और लेबर कम तादाद में चाहिए। तो क्या हुआ कि शॉर्ट रन में जो है वो लैंड ऑनर्स जो हैं उनकी उनकी रेंट में भी ज़्यादा इजाफा हो गया, यानी वो भी रेंट जो है वो ज़्यादा चार्ज करने लग गए, और लेबरर्स जो हैं जो कि वीट सेक्टर में जो है वो काम कर रहे हैं वो भी, उनको भी टेम्प्रेरी क्या हुआ, ज़्यादा वेजेस मिलना स्टार्ट हो गई। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अब वीट जो है वो उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो गई, इसलिए वीट को प्रोड्यूस करने में जो फैक्टर्स काम कर रहे हैं उन दोनों की डिमांड इंक्रीज़ हो गई, उन दोनों की प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई। दूसरी तरफ जो कि क्लॉथ सेक्टर है, जो कि लेबर इंटेंसिव कमोडिटी है और यूएस लेबर अबंडेंट कंट्री नहीं है, तो क्या होगा कि क्लॉथ सेक्टर की प्रोडक्शन जो है क्लॉथ की डिमांड जो है वो डिक्रीज़ होगी। क्लॉथ की डिमांड को डिक्रीज़ होने की वजह से जो क्लॉथ सेक्टर में जो दो फैक्टर्स काम कर रहे हैं, लैंड और लेबर, तो लेबर ज़्यादा काम कर रहे हैं, लैंड कम कम है, लेकिन दोनों फैक्टर्स काम कर रहे हैं, तो वो दोनों फैक्टर्स जो हैं वो लूज़ करेंगे, और वीट सेक्टर जो कि ग्रोइंग सेक्टर है उनमें जो भी फैक्टर्स काम कर रहे हैं वो दोनों गेन करेंगे। तो शॉर्ट रन में जो इम्प्लीकेशन होती है वो बिल्कुल चेंज होती है लॉन्ग रन के मुकाबले में। शॉर्ट रन में हमें ये समझना है कि शॉर्ट रन में जो ग्रोइंग सेक्टर है वो उसमें जो भी फैक्टर्स काम कर रहे होंगे वो गेन करेंगे, और जो कि डिक्लाइनिंग सेक्टर है जो कि यूएस में हमारे पास क्लॉथ है, उनमें जो भी दोनों फैक्टर्स काम कर रहे होंगे वो लूज़ करेंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो हमारे पास टेबल 5.2 बुक में हमारे पास मौजूद है, उसमें क्या लिखा हुआ है कि शॉर्ट रन में जब फैक्टर्स ने अभी आपस में एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर मूव नहीं किया है
तो शॉर्ट रन में क्या होगा कि वीट सेक्टर में जो दोनों फैक्टर्स काम कर रहे हैं, लैंड ओनर्स की और लेबरर्स की, दोनों गेन करेंगे। और ये गेन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वीट की डिमांड इंक्रीज़ हो गई है। वीट की डिमांड इंक्रीज़ हो गई है तो वीट में जितने भी जो भी फैक्टर्स काम कर रहे हैं उन सब की डिमांड इंक्रीज़ हो गई है, वो सब गेन कर रहे हैं। उन सब ने जो है वो हाई चार्ज करना स्टार्ट कर दिया। जबकि क्लॉथ सेक्टर जो कि डिक्लाइनिंग सेक्टर है, अब मतलब यूएस में जो कि डिक्लाइनिंग सेक्टर है, क्योंकि वीट को इंक्रीज़ करना चाह रहा है ये और क्लॉथ को कम करना चाह रहा है। तो क्लॉथ चूँकि डिक्लाइनिंग सेक्टर है इसलिए इसके दोनों फैक्टर्स जो हैं वो लूज़ करेंगे। इसी तरह अगर हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात करें तो उसका बिल्कुल उलट हो जाएगा, क्योंकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो लेबर अबंडेंट है और लेबर इंटेंसिव कमोडिटी कौन सी है? क्लॉथ है। तो इसलिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में एक्सपेंडिंग सेक्टर कौन सा होगा? क्लॉथ होगा। तो क्लॉथ के लैंड ओनर्स और लेबरर्स गेन करेंगे और वीट के लैंड ओनर्स और लेबरर्स जो है वो लूज़ करेंगे, क्योंकि वीट जो है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में डिक्लाइनिंग सेक्टर है। ठीक है, इतना हमने समझ लिया। अब हम आते हैं लॉन्ग रन इम्प्लीकेशन पे कि ये तो शॉर्ट रन हो गया, लॉन्ग रन में क्या होगा। बेसिकली लॉन्ग रन में अब फैक्टर मोबिलिटी जो है वो हो सकती है, पॉसिबल है, यानी एक सेक्टर से उठ के जो है वो दूसरे सेक्टर में लेबर और लैंड जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं। अब शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में क्या होगा, चूँकि वीट हमारी लैंड इंटेंसिव कमोडिटी थी, यूएस ने इंक्रीज़ करी प्रोडक्शन वीट की स्पेशलाइजेशन करके। अब देखिए हमारे पास जो है वो रिसोर्सेज जो है वो स्केयर्स हैं, ये हम हमेशा इकोनॉमिक्स में पढ़ते आता है, रिसोर्सेज स्केयर्स हैं। तो हमने इंडिफरेंस कर्व, बजट कंस्ट्रेंट, हर जगह ये चीज़ पढ़ी है कि जब हम एक चीज़ की प्रोडक्शन इंक्रीज़ करते हैं तो हमें दूसरी चीज़ की प्रोडक्शन लाजमी डिक्रीज़ करनी पड़ती है, वरना हम एक चीज़ की प्रोडक्शन इंक्रीज़ नहीं कर सकते। अब जब यूएस जो है वो वीट की प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेगा तो कैसे इंक्रीज़ करेगा? उसे क्लॉथ की प्रोडक्शन लाजमी जो है वो रिड्यूस करनी पड़ेगी। अच्छा, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, वीट को इंक्रीज़ करने के लिए उसे क्या चीज़ ज़्यादा चाहिए? लैंड ज़्यादा चाहिए, क्योंकि वीट क्या है? लैंड इंटेंसिव कमोडिटी है जिसमें लैंड जो है वो ज़्यादा मिकदार में चाहिए। जबकि जब क्लॉथ की प्रोडक्शन वो डिक्रीज़ करेगा वीट की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, अब जब उसने क्लॉथ की प्रोडक्शन रिड्यूस करी उसमें से कौन से दो फैक्टर्स निकले? लेबर और लैंड। लेकिन ज़्यादा तादाद में कौन निकलेगा क्लॉथ सेक्टर से? लेबर। क्यों? क्योंकि क्लॉथ तो है लैंड इंटेंसिव कमोडिटी, जिसमें लैंड जो क्लॉथ लेबर इंटेंसिव कमोडिटी है, तो क्लॉथ में ज़्यादा तादाद में क्या यूज़ हो रहा है? लेबर ज़्यादा तादाद में यूज़ हो रहा है। जबकि वीट को ज़्यादा क्या चाहिए? लैंड चाहिए। अब देखिए, अब ये जो है वो एक मुखालिफत आ गई, क्लॉथ से ज़्यादा लेबर निकल रहे हैं जबकि वीट को ज़्यादा लैंड चाहिए। अब क्या हुआ कि इसको इस तरह समझ लें, वैसे तो मैं फैक्टर इक्वलाइजेशन में ये चीज़ समझाऊंगी कि जब वीट की प्रोडक्शन को इंक्रीज उसने किया, वीट की प्रोडक्शन को यूएस ने इंक्रीज करना चाहा, तो उसकी डिमांड वो क्या कर रहा है? ज़्यादा लैंड की डिमांड ज़्यादा कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू लेबर। जब उस यूएस ने वीट की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहा तो उसे क्या चाहिए? लैंड ज़्यादा चाहिए, क्योंकि वीट की प्रोडक्शन में लैंड की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है विद रिस्पेक्ट टू लेबर। तो उसने डिमांड ऑफ लैंड इंक्रीज की विद रिस्पेक्ट टू लेबर। लेकिन जब क्लॉथ की प्रोडक्शन कम हुई, जब यूएस में क्लॉथ की प्रोडक्शन कम हुई तो क्लॉथ की प्रोडक्शन से ज़्यादा क्या निकल रहा है? लेबर। सप्लाई ऑफ लेबर ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई ऑफ लैंड, क्योंकि क्लॉथ क्या है? लेबर इंटेंसिव कमोडिटी है और वीट क्या है? लैंड इंटेंसिव कमोडिटी है। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि डिमांड वीट को किसकी है? लैंड की, लेकिन उसको मिल ज़्यादा क्या रहा है? लेबर रहा है। अब डिमांड ऑफ लैंड ज़्यादा है सप्लाई ऑफ लैंड से, यही हो गया, डिमांड ऑफ लैंड ज़्यादा है सप्लाई ऑफ लैंड से। तो क्या होगा? जब डिमांड ज़्यादा हो जाए किसी चीज़ की तो उसकी प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं। तो लैंड की प्राइसेस क्या है? रेंटल रेट। तो क्या होगा? ओवरऑल यूएस में रेंटल रेट क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। दूसरी तरफ डिमांड ऑफ लेबर्स कम है यूएस में वीट की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, जबकि सप्लाई ऑफ लेबर ज़्यादा है, क्योंकि जब उसने वीट की प्रोडक्शन को इंक्रीज किया क्लॉथ की प्रोडक्शन को डिक्रीज करके, तो यहाँ से लेबर ज़्यादा जा रहे हैं लैंड के मुकाबले में, जबकि यहाँ ज़्यादा क्या चाहिए? लैंड चाहिए, लेबर नहीं चाहिए। तो सप्लाई ऑफ लेबर ज़्यादा हो गई डिमांड ऑफ लेबर से। जब किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है डिमांड से तो उसकी प्राइसेस क्या है? डिक्रीज हो जाती है। और लेबर की प्राइस क्या है? वेज रेट। तो क्या हुआ कि वेज रेट डिक्रीज हो गया यूएस में
और रेंटल रेट इंक्रीज हो गया। तो शॉर्ट रन में क्या हुआ था, शॉर्ट रन में उन दोनों लैंड ऑनर्स और लेबरर्स दोनों ने गेन किया था जो कि वीट सेक्टर में काम कर रहे थे, और लैंड ऑनर्स और लेबरर्स उन दोनों ने लूज़ किया था जो कि क्लॉथ सेक्टर में काम कर रहे थे। लेकिन लॉन्ग रन में क्या हुआ, जितने भी लैंड ऑनर्स हैं उन सब ने गेन किया, और जितने भी लेबरर्स हैं वो सब ओवरऑल जो है वो लूज़ कर रहे हैं। यही चीज़ आपको टेबल 5.2 में लॉन्ग रन के इफेक्ट्स में बताई गई है। यूएस में क्या होगा लॉन्ग रन की, जब हम लॉन्ग रन में आ गए, जबकि दो फैक्टर्स आपस में एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर जो है वो मूव कर सकते हैं, तो वीट सेक्टर में और क्रॉस सेक्टर में दोनों में किसने गेन किया, लैंड ऑनर्स ने, क्योंकि रेंटल रेट इंक्रीज हो गया था। जो कि लैंड जो ओन कर रहे हैं उनको रेंट ज़्यादा मिल रहा है, वो गेन कर रहे हैं, और लेबरर्स चाहे वो वीट सेक्टर के हों चाहे वो क्लॉथ सेक्टर के हों, दोनों ने क्या किया, लूज़ किया। बिल्कुल इसी तरह रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इसका अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की मेन कमोडिटी, ग्रोइंग कमोडिटी कौन सी, क्लॉथ है। तो क्लॉथ के लैंड ऑनर्स लेबरर्स, क्लॉथ में लेबरर्स की जो है वो ज़्यादा चाहेंगे, तो लेबरर्स ओवरऑल गेन करेंगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, और लैंड ऑनर्स जो है ओवरऑल जो है वो लूज़ करेंगे। ठीक है, ये जो हमारी इम्प्लीकेशन है, जो ये हमने पूरा हेक्सर-ऑलन, ये जो हमारी इम्प्लीकेशन है ये हेक्सर-ऑलन थ्योरी की इम्प्लीकेशन है, और बेसिकली ये कहलाती है स्टॉल्पर-सैमुएल्सन थ्योरम। ये जो हमने शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की इम्प्लीकेशन पढ़ी है ये कहलाती है द स्टॉल्पर-सैमुएल्सन थ्योरम। ठीक है, स्टॉल्पर-सैमुएल्सन थ्योरम ये आपको दो चीज़ें बताता है। The theorem states that given certain condition assumption including full adjustment to a new long run equilibrium, जब लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम आ जाएगा, जो कि हमने अभी फाइनली लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की बात करी, तो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में दो इफेक्ट्स निकल के आएंगे। सबसे पहले इट रेजेस द रियल रिटर्न to the factor used intensively in the rising price industry। पहला इफेक्ट स्टॉल्पर-सैमुएल्सन थ्योरम ने क्या बताया, वही ये दोनों इफेक्ट वही हैं जो कि हम पढ़ चुके हैं। सिर्फ आपको ये, अगर आपसे पूछा जाए कि स्टॉल्पर-सैमुएल्सन थ्योरम के जो है वो क्या दो मेन पॉइंट्स थे, तो आपको जो है वो ये पता होना चाहिए। मैं इसको अभी बता देती हूँ आप लोगों को। ये आपको क्या बता रहा है, पहला इफेक्ट, इट रेजेस द रियल रिटर्न टू द फैक्टर यूज्ड इंटेंसिवली इन द राइजिंग प्राइस इंडस्ट्री। ये आपको बता रहा है कि वो इंडस्ट्री जो कि राइजिंग प्राइस इंडस्ट्री है, और यूएस की, अगर खाली अभी यूएस की बात करूँ तो यूएस में राइजिंग प्राइस इंडस्ट्री कौन सी है, किसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है, वीट की। ठीक है, तो राइजिंग प्राइस इंडस्ट्री यहाँ पे हम किसको अज्यूम कर लेंगे, अगर हम यूएस की बात करें, वीट की, क्योंकि वीट जो है वो राइजिंग प्राइस इंडस्ट्री, और वीट में कौन सा फैक्टर इंटेंसिवली यूज हो रहा है, लैंड। तो इसलिए कौन जो है वो गेन करेगा, किसका रिटर्न इंक्रीज होगा, उस फैक्टर का रिटर्न इंक्रीज होगा जो कि इंटेंसिवली यूज हो रहा है राइजिंग प्राइस इंडस्ट्री में। कहने का मतलब क्या है, स्टॉल्पर-सैमुएल्सन थ्योरम आपको ये बताता है कि लॉन्ग रन में कौन गेन करेगा और कौन लूज करेगा। इसके मुताबिक गेन वो करेगा जो इंडस्ट्री जो है वो जिसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है। जैसे यूएस में वीट की डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो वीट में जो फैक्टर इंटेंसिवली यूज्ड हो रहा है वो फैक्टर जो है वो गेन करेगा, और वीट में कौन सा फैक्टर इंटेंसिवली यूज हो रहा है, लैंड। तो कौन गेन करेगा, लैंड ऑनर्स गेन करेंगे। और दूसरी बात इसका उसने क्या बताई, इट लोअर्स द रियल रिटर्न टू द फैक्टर यूज्ड इंटेंसिवली इन द फॉलिंग प्राइस इंडस्ट्री। और कौन से फैक्टर जो है वो लूज़ करेगा, वो फैक्टर लूज़ करेगा जो कि इंटेंसिवली यूज़ हो रहा है फॉलिंग प्राइस इंडस्ट्री में। फॉलिंग प्राइस इंडस्ट्री यूएस में कौन सी, क्लॉथ है, जो कि डिक्लाइनिंग सेक्टर है, और क्लॉथ में इंटेंसिवली कौन सा फैक्टर चाहिए, लेबर्स चाहिए। तो क्या बात है कि फॉलिंग प्राइस इंडस्ट्री
में जो फैक्टर इंटेंसिवली यूज हो रहा है वो जो है वो लूज़ करेगा, इट लोअर्स द रियल रिटर्न, उसका रिटर्न जो है वो कम हो जाएगा। तो क्लॉथ फॉलिंग प्राइस इंडस्ट्री थी यूएस में, उसमें कौन सा जो है वो ज़्यादा तादाद में इंटेंसिवली यूज़ किस फैक्टर का था, लेबर का। तो क्लॉथ में जो कौन से जो हैं वो लूज़ करेंगे, लेबरर्स लूज़ करेंगे। वही बात जो कि हमने अभी लॉन्ग रन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वही बात जो है वो स्टॉल्पर-समेसन थ्योरम जो है वो आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि कौन से फैक्टर लूज़ करेंगे और कौन से फैक्टर गेन करेंगे। जो कि राइजिंग इंडस्ट्री है, जो कि एक्सपेंडिंग सेक्टर है, उसमें जो फैक्टर इंटेंसिवली यूज़ हो रहा है वो गेन करेगा, उसकी प्राइसेस इंक्रीज होंगी। और जो फॉलिंग प्राइस इंडस्ट्री है जो कि क्लॉथ है यूएस में, उसकी जो इंटेंसिव यूज़ फैक्टर है वो जो है वो लूज़ करेगा, जो कि लेबरर्स लूज़ करेंगे। ठीक है, ये तो हमने स्टॉल्पर-समेसन थ्योरम पढ़ी। इसी को आप जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में देखेंगे तो ऑब्वियसली रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में ग्रोइंग फैक्टर कौन सा है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में ग्रोइंग फैक्टर हमारे पास राइजिंग प्राइस इंडस्ट्री फैक्टर कौन सा है, क्लॉथ है। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्लॉथ जो है वो ग्रोइंग फैक्टर है, और क्लॉथ में ज़्यादा क्या चाहिए, लेबर्स चाहिए। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कौन गेन करेगा, लेबरर्स गेन करेंगे। और फॉलिंग प्राइस इंडस्ट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कौन सी है, वीट है, और वीट में इंटेंसिवली यूज़ क्या हो रहा है, लैंड हो रहा है। तो कौन जो है वो लूज़ करेंगे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में लैंड ओनर्स लूज़ करेंगे। ठीक है, तो वही जो अपोजिट हो जाएगा यहाँ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यूएस में जो है वो गेन कौन कर रहा है, लैंड ओनर्स, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में गेन कर रहे हैं लेबरर्स। तो अपोजिट हो जाएगा, एक जगह जो है वो एक फैक्टर लूज़ कर रहा होगा तो दूसरी जगह वो गेन कर रहा होगा दूसरे मुल्क में। ठीक है, ये तो इम्प्लीकेशन हो गई हमारी स्टॉल्पर-समेसन थ्योरम की। एक चीज़ मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दूँ इसको, जो कि हमारे पास बुक में एक एग्जाम्पल, एक टेबल गिवन दिया हुआ है इन्होंने पेज नंबर 70 में। ठीक है, पेज नंबर 70 में ये टेबल गिवन है। बेसिकली ये टेबल आपको क्या बताना चाह रहा है कि बिफोर ट्रेड क्या हो रहा था, यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो वीट जो है वो 50 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा था, क्लॉथ के 40 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा था। वीट में चूँकि लैंड की तादाद ज़्यादा चाहिए, इसलिए लैंड लेबर रेशो वीट का क्या है, 1 है, जबकि क्लॉथ में लैंड की तादाद कम चाहिए, लेबर ज़्यादा चाहिए, इसलिए क्लॉथ में लैंड लेबर रेशो जो है वो कम है। ठीक है, ओवरऑल कितना है, होल इकोनॉमी में कितना यूज़ हो रहा है, 0.530। ये चीज़ चेंज नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि फैक्टर्स की तादाद तो सेम रहेगी ना। चाहे एक फैक्टर जो है वो ज़्यादा एक सेक्टर ज़्यादा एक्सपेंड करे, एक जो है वो लूज़ करे, एक मतलब गेन करे, एक लूज़ करे, लेकिन फैक्टर्स लेबर और लैंड जितनी पूरी इकोनॉमी में यूज़ हो रहे हैं वो तो उतने ही रहेंगे, सिर्फ जो है वो रेशियो उनका चेंज हो सकता है। अब क्या हुआ, जब यूएस ने आफ्टर ट्रेड स्पेशलाइज किया किसमें, वीट में, अब वो क्या कर रहे हैं, वीट को 50 से इंक्रीज़ करके उसने क्या कर दिया, 80 कर दिया, 50 से इंक्रीज़ करके 80। अब वो 80 यूनिट्स ऑफ वीट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। जबकि क्लॉथ को उसने प्रोड्यूस करना कम किया, जो कि डिक्लाइनिंग सेक्टर था, तो उसने 40 से कितना कर दिया, क्लॉथ को 20 कर दिया। अब इस चीज़ को जो है वो बहुत गौर से देखें। अब जब उसने वीट की प्रोडक्शन इंक्रीज़ करी तो उससे ज़्यादा क्या चाहिए, लैंड चाहिए, क्योंकि क्लॉथ वीट में जो है वो लैंड लेबर रेशो ज़्यादा है, वीट को प्रोड्यूस करने के लिए लैंड ज़्यादा चाहिए। लेकिन जब उसने क्लॉथ की प्रोडक्शन को डिक्रीज़ किया वीट की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, तो क्लॉथ में से ज़्यादा क्या निकल के आ रहा है, लेबर निकल के आ रहा है, क्योंकि आप इसको देख रहे हैं लैंड लेबर रेशो कितना कम है। तो यूएस को कितना जो है वो वीट में एम्प्लॉय कर सकता है, सिर्फ 0.277, जबकि वीट सेक्टर को कितना रेशो चाहिए, 1 रेशो चाहिए। अब फुल एम्प्लॉयमेंट की अजम्पशन है, एम्प्लॉय भी लाजमी करना है जो वहाँ से निकल के आ रहे हैं, लैंड और लेबर। ऐसा नहीं हो सकता कि उसने सिर्फ और सिर्फ लैंड रख लिया कि मुझे लेबर्स की तो ज़रूरत नहीं है, तो लेबर तो है वो अनएम्प्लॉय कर दिया उन्होंने लेबर्स को, और सिर्फ जो प्रोडक्शन क्लॉथ की कम हुई उसमें से जो लेबर ज़्यादा निकल के आए और लैंड थोड़े से निकल के आए, तो सिर्फ लैंड एम्प्लॉय कर दिए, थोड़े से लेबर ले लिए, बाकियों को बोला कि भाई हम इनको नहीं रख सकते क्योंकि हमें जो है वो लेबर ज़्यादा नहीं चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट की अजम्पशन है, सबके सब फैक्टर्स को जो है वो फुल एम्प्लॉय करना है, कोई भी अनएम्प्लॉय नहीं होगा। अब एडजस्ट तो करना है, एडजस्ट जब करेगा वो अपने वीट की प्रोडक्शन में, तो अब उसको लेबर ज़्यादा मिल रहा है, लैंड कम मिल रहा है, तो क्या होगा, फैक्टर प्राइसेस चेंज हो जाएंगी।
फैक्टर प्राइसेस कैसे चेंज होंगी, क्योंकि लेबर्स की सप्लाई ज़्यादा आ रही है इसलिए वेज रेट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, लैंड की सप्लाई कम है इसलिए रेंटल रेट जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में इंक्रीज़ हो जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं कि चूँकि लैंड लेबर रेशो पहले 1 था वीट का, लेकिन जब उसने आफ्टर ट्रेड वीट की प्रोडक्शन इंक्रीज़ की क्लॉथ की कम करके और क्लॉथ में से लेबर ज़्यादा निकल के आया, तो लैंड लेबर रेशो वीट का क्या हुआ, डिक्रीज़ हो गया। क्यों डिक्रीज़ हो गया, क्योंकि उसे चाहिए था ज़्यादा लैंड जबकि उसे मिला ज़्यादा लेबर, तो लैंड लेबर रेशो जो है वो डिक्रीज़ हो गया। दूसरी तरफ क्लॉथ का लैंड लेबर रेशो क्यों डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि इसकी ओवरऑल प्रोडक्शन ही डिक्रीज़ हो रही है इस वजह से। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इसका अपोजिट होगा। अच्छा, अब एक और चीज़ जो मैं अगर ये मैम ने आपको पढ़ाया हो तो इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इस बात को। बिफोर ट्रेड जो है ना वो हमारे प्राइसेस जो है वो इक्वल थे मार्जिनल कॉस्ट के, यानी फॉर एग्जांपल प्राइस ऑफ वीट में कौन से दो फैक्टर काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली कैपिटल यूज़ हो रहा है और लेबर्स दोनों यूज़ हो रहे हैं, तो दोनों की प्राइसेस और वेज रेट इक्वल थे। जो कि मैंने थ्योरम भी पढ़ाया था, हमारा कौन सा थ्योरम था जिसमें हमने पढ़ा था कि प्राइसेस जो हैं वो मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर WL प्लस RK शुड बी इक्वल टू प्राइसेस, यानी जितना वेज रेट लेबर्स को दिया जा रहा है और जितना रेंटल रेट कैपिटल को दिया जा रहा है उतनी ही प्राइसेस होंगी। अगर वेज रेट लेबर्स को दिया जा रहा है, यानी ये क्या है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है ना लेबर्स की, और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है ऑफ कैपिटल की। लेबर प्रोड्यूस कर रहे हैं 1 यूनिट और उन 1 यूनिट की प्राइस है 100 रुपीज़, तो उतने ही 100 रुपीज़ जो है वो लेबर्स को दिए जाएंगे। और कैपिटल प्रोड्यूस कर रहा है, कैपिटल भी अगर सपोज करें, मैं एग्जांपल बता रही हूँ, 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है और उस 1 यूनिट की प्राइसेस मार्केट में 100 है, तो कैपिटल को भी कितना दिया जाएगा, 100। टोटल प्राइसेस कितनी होंगी, 200, यानी दिस शुड बी इक्वल टू दिस। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि पहले ट्रेड से पहले ये दोनों आपस में इक्वल चल रहे थे, जो प्राइसेस थी वही जो है वो फैक्टर्स को दिया जा रहा था, कोई भी इनइक्वलिटी नहीं थी। अब आफ्टर ट्रेड क्या हुआ, आफ्टर ट्रेड अगर हम वीट की प्रोडक्शन देखें, वीट को अब हमें ज़्यादा प्रोड्यूस करना है ऑब्वियसली, अगर हम US की बात करें तो अब प्राइस ऑफ वीट राइजेस 10%, प्राइस ऑफ वीट राइज इंक्रीज़ हो गई 10%। क्यों इंक्रीज़ हो गई प्राइस ऑफ वीट, क्योंकि अब वीट की डिमांड इंक्रीज़ हो गई है US में, इसलिए वीट की प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई 10%। जबकि प्राइस ऑफ क्लॉथ जो है वो अभी बिल्कुल सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, प्राइस ऑफ क्लॉथ स्टेज द सेम बट प्राइस ऑफ वीट इंक्रीजेस। एक वक्त में हम दोनों को इंक्रीज़ करके जो है वो नहीं देख सकते। अब क्या हुआ कि जब यहाँ से प्राइसेस इंक्रीज हुई, ये चीज़ अभी वही पुरानी है, ये चीज़ वही 200 चल रही है, जबकि ये इंक्रीज़ होके जो है वो 300 हो गया। ठीक है, अब एडजस्ट करना है, इनइक्वलिटी आ गई, ये 300 हो गया, ये पहले का 200 चल रहा है, यानी वेज और रेंटल रेट अभी वही दे रहे हैं, प्राइस ऑफ वीट इंक्रीज होके जो है वो 300 हो गई। अब इन फैक्ट इट इज़ लाइकली टू रेज द रेंटल रेट फॉर लैंड बिकॉज ग्रोइंग वीट यूजेस लैंड इंटेंसिटी। अब वो क्या कह रहा है, चूँकि वीट को प्रोड्यूस करने के लिए लैंड ज़्यादा चाहिए, इसलिए ऑब्वियसली क्या होगा, रेंटल रेट इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ से रेंटल रेट इंक्रीज हो गया। ठीक है, एक बात तो उसने ये बोल दी, क्या बोला उसने कि प्राइस ऑफ वीट इंक्रीज हुई, यहाँ पे इनइक्वलिटी आ गई, उस इनइक्वलिटी को पूरा करने के लिए जाहिर सी बात है यहाँ रेंटल रेट इंक्रीज होगा। रेंटल रेट इंक्रीज क्यों होगा, क्योंकि वीट को प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा लैंड चाहिए और लैंड की प्राइस रेंटल है। अब वो क्या बोल रहा है, नाउ लुक एट द इक्वेशन फॉर द क्लॉथ सेक्टर। अब क्लॉथ सेक्टर की तरफ आप देखिए, इफ R राइजेस, अगर हमने यहाँ से बोला कि यहाँ रेंटल रेट इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली रेंटल रेट तो दोनों सेक्टर में लैंड यूटिलाइज हो रही है, यहाँ पर भी रेंटल रेट इंक्रीज हो गया, जबकि हम अज्यूम कर रहे थे कि प्राइस ऑफ क्लॉथ सेम है। अब इस इक्वेशन में क्या हो रहा है, ये वाली जो है वो इक्वेशन इंक्रीज हो रही है, ये वाली जो है वो डिक्रीज हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ, इसको ये भी इनइक्वलिटी प्रोड्यूस हो गई। अब इस इनइक्वलिटी को जो है वो मेंटेन करने के लिए क्या होगा, देन द वेज रेट मस्ट फॉल एब्सोल्युटली, वेज रेट को गिरना पड़ेगा। अब मैं इसको नंबर्स फॉर्म में समझा देती हूँ, वरना शायद आप लोगों को जो है वो ये बात समझ में ना आ सके। पहले क्या था, प्राइस ऑफ वीट इज इक्वल टू AR प्लस BW, यही था। अब सपोज मैंने ये किया कि प्राइस ऑफ वीट पहले 200 थी,
100 से दिया जा रहा था, 100 से दिया जा रहा था, तो जो है वो दोनों जो है वो इक्वल चल रहे थे। इसी तरह प्राइस ऑफ क्लॉथ को भी हम यही अज्यूम कर लेते हैं, बिल्कुल सेम, आसान करने के लिए कि टोटल प्राइस ऑफ क्लॉथ 200 थी, 100 रेंटल रेट था और 100 वेज रेट था, तो 200 दोनों बराबर चल रहे थे। बिफोर ट्रेड ये कंडीशन चल रही थी। आफ्टर ट्रेड क्या हुआ यूएस में कि चूँकि वीट सेक्टर की डिमांड इंक्रीज़ हुई, अब वीट सेक्टर को जो है एक्सपेंड करना है, ठीक है, क्योंकि वीट सेक्टर लैंड इंटेंसिव है और वीट यूएस जो है वो लैंड अबंडेंट कंट्री है। अब क्या हुआ आफ्टर ट्रेड, जब वीट की डिमांड इंक्रीज़ हुई तो वीट की प्राइसेस क्या हैं, इंक्रीज़ हो गई। वीट की प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई, जबकि यानी सपोज कि 300 हो गई, जबकि ये जो है वो अपनी जगह पर है 100 + 100, तो इनइक्वलिटी प्रोड्यूस हो गई, इनइक्वलिटी क्रिएट हो गई। ये 200 है, ये 300 है, सेम नहीं आ रहा। अब क्या होगा, चूँकि वीट को प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा क्या चाहिए, लैंड चाहिए, तो रेंटल रेट क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि रेंटल रेट, लैंड ज़्यादा चाहिए, लैंड की डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। लैंड की डिमांड इंक्रीज़ हुई तो जिसकी डिमांड इंक्रीज़ होती है उसकी प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाती है। लैंड की प्राइस क्या है, रेंटल रेट, तो रेंटल रेट इंक्रीज़ हो गया। यहाँ से क्या हुआ, रेंटल रेट इंक्रीज़ हो गया, यानी फॉर एग्जांपल रेंटल रेट इंक्रीज़ हो गया, 200 हो गया, ये इक्वल हो गया थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब वो आए क्लॉथ सेक्टर पे, वो कह रहे हैं कि क्लॉथ सेक्टर में प्राइस ऑफ क्लॉथ जो है वो सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, लेकिन वो क्या रहा है कि यहाँ से हमने क्या बोला था, अब रेंटल रेट इंक्रीज़ होकर 200 हो गया, तो प्राइस ऑफ क्लॉथ वही पहले का 200 चल रहा है, लेकिन रेंटल रेट 100 से इंक्रीज़ होकर 200 हो गया। अब क्या हुआ, ये वाली इक्वेशन जो है वो इनइक्वल हो गई, ये 300 बन रहा है, ये 200, इनइक्वलिटी प्रोड्यूस हो गई। अब इस इनइक्वालिटी को जो है वो इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, इस साइड पे किसी न किसी चीज़ को जो है वो गिरना पड़ेगा। किस चीज़ को गिरना पड़ेगा, चूँकि मैं तो एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 200 से इंक्रीज़ हुआ, ये 100 है, इसको वापस से इक्वल करने के लिए इसको वापस से 200 करना है ताकि ये जो है वो आपस में इक्वल हो जाए। तो क्या होगा, वेज रेट डिक्रीज़ हो जाएगा। एग्जाम्पल है कि वेज रेट मैंने इसको ज़ीरो करना पड़ रहा है क्योंकि मैंने एग्जाम्पल ऐसी बनाई है, जाहिर सी बात है ज़ीरो तो कभी भी नहीं होगा। वेज रेट अगर ज़ीरो हो गया तो ये रेंटल रेट कितना रहा, 200, इक्वल हो गया दोबारा से। अब ये इक्वेशन इक्वल हो गई, लेकिन ये इक्वेशन दोबारा से इनइक्वल हो जाएगी। क्यों इनइक्वल हो जाएगी, क्योंकि हमने बोला वेज रेट ज़ीरो हो गया। अब जब मैं यहाँ पे वेज रेट ज़ीरो पुट करूँगी, जब मैं वेज रेट यहाँ पे ज़ीरो पुट करूँगी तो क्या हुआ, दोबारा से यहाँ पे इनइक्वालिटी प्रोड्यूस हो गई। ये तो इक्वल हो गया, लेकिन यहाँ इनइक्वालिटी क्या प्रोड्यूस हो गई कि अब यहाँ जो है वो रेंटल रेट, ये वाली इक्वेशन 200 हो गई, ये 300 हो गई। अब रेंटल रेट जो है वो 300 हो जाएगा, इंक्रीज़ हो गई, यानी फर्दर इंक्रीज़ हो जाएगा, तो ये इक्वल हो गई। बताने का मकसद क्या है कि प्राइस ऑफ वीट जो है वो सिर्फ 10% से इंक्रीज़ हुई थी, सिर्फ 10% से इंक्रीज़ हुई थी, लेकिन वेज रेट के गिरने की वजह से रेंटल रेट को मोर देन 10% इंक्रीज़ होना पड़ा। यानी पहले रेंटल रेट इंक्रीज़ हुआ 10%, 200 हुआ, लेकिन वेज रेट के डिक्रीज़ होने की वजह से उसे सिर्फ मोर देन 10% इंक्रीज़ होना पड़ा। रेंटल रेट इंक्रीज मोर देन 10%। इसको जो है वो आप 2-3 दफ़ा देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात बता रही हूँ, ठीक है। तो ये बात समझने की है कि प्राइस ऑफ वीट तो सिर्फ 10% इंक्रीज़ हुए थे, लेकिन रेंटल रेट मोर देन 10% इंक्रीज़ हुआ है। तो कहने का मकसद क्या है कि रियल वेज रेट, रियल जो है वो उनकी इनकम इंक्रीज़ होगी, लैंड ओनर्स की। रियल इनकम का क्या मतलब है, हम जब भी किसी भी चीज़ का रियल देख रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें से इन्फ्लेशन माइनस कर देते हैं ना। रेंटल रेट जो लैंड ओनर्स को मिल रहा है उसमें से हमने प्राइसेस निकाल दी, तो अब हमें पता चलेगा कि मेन उसको फ़ायदा क्या हो रहा है इन्फ्लेशन हटा के। तो रेंटल रेट कितना इंक्रीज़ हुआ, 200, 100 से 300 हो गया, कितना इंक्रीज़ हुआ, 200।
जबकि प्राइसेस कितनी इंक्रीज हुई, पहले 200 थी अब 300 हो गई, यानी 100 से। तो मेन फ़ायदा जो कि परचेजिंग पावर इंक्रीज हो रही है लैंड ओनर्स की, वो कितनी इंक्रीज हो रही है, 100। तो क्या हुआ, लैंड ओनर्स के प्राइसेस भी इंक्रीज हुई, पूरा पूरा इंक्रीज नहीं आया। रेंटल रेट में एक्चुअल इंक्रीज कितना आया था, 200, लेकिन प्राइसेस भी तो इंक्रीज हुई थी। जब हमने प्राइस इंक्रीज हटा के देखा तो प्राइस इंक्रीज को हटाने के बाद ओवरऑल कितना इंक्रीज आया, 100। ये इंक्रीज कितना है, क्या इंक्रीज कहलाएगा, उसकी परचेजिंग पावर इंक्रीज हो गई, अब वो ज़्यादा चीज़ें खरीद सकता है। तो एक होता है नॉमिनल, एक होता है रियल। आई थिंक ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो नॉमिनल में जो है वो प्राइस एडजस्टमेंट नहीं होती। अगर हम सिर्फ नॉमिनल देखें तो रेंटल रेट इंक्रीज हुआ है 200%, लेकिन अगर हम रियल देखें प्राइस के इफेक्ट को हटा के तो इंक्रीज कितना है, 100%। तो बेसिकली लैंड ऑनर्स ने जो है वो यूएस में गेन की है, मेन मकसद बताने का यही है। अच्छा, इसके बाद जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा जो है वो टॉपिक आता है, वो आता है प्राइस इक्विलाइजेशन थ्योरम। प्राइस इक्विलाइजेशन थ्योरम जो है ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब फैक्टर प्राइस इक्विलाइजेशन थ्योरम ये आपको क्या बताता है, इसको तो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले आप इस पे आ जाओ। ये आपको क्या बोल रहा है कि दोनों कंट्रीज़ में आफ्टर ट्रेड के बाद दोनों कंट्रीज़ में प्राइसेस क्या हैं, इक्विलाइज हो जाएंगी। अब कैसे इक्विलाइज होंगी, बिफोर ट्रेड क्या कंडीशन थी। अब मैं इसको अगर इस तरह बताऊंगी तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, खुद से करके बता रही हूँ। फैक्टर प्राइस इक्विलाइजेशन, ठीक है। बिफोर ट्रेड क्या था, बिफोर ट्रेड हमारा जो है वो प्राइस कौन सा, किसकी प्राइसेस ज़्यादा थी, स्केर्स फैक्टर की प्राइसेस ज़्यादा थी, जो वो फैक्टर जो कि कम तादाद में कंट्री में मौजूद है। और किस फैक्टर की प्राइसेस जो है वो कम थी, जो कि अबंडेंसी में मौजूद है, बहुत ज़्यादा मौजूद है। यानी अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस में स्केर्स फैक्टर कौन सा था, यूएस का स्केर्स फैक्टर लेबर था, क्योंकि यूएस क्या है, लैंड अबंडेंट कंट्री है, तो उसमें लेबर जो है वो कम तादाद में है। तो स्केर्स फैक्टर यूएस का क्या है, लेबर है। और अबंडेंट फैक्टर यूएस का कौन सा है, अबंडेंट फैक्टर लैंड है, जो कि बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद है। बिफोर ट्रेड की कंडीशन में बता रही हूँ अभी पहले। तो जो चीज़ कम होती है उसकी प्राइसेस क्या होती हैं, ऑब्वियसली ज़्यादा होती हैं। और जो चीज़ बहुत ज़्यादा होती है उसकी प्राइसेस क्या होती हैं, कम होती हैं। ठीक है। तो बिफोर ट्रेड यूएस में किसकी प्राइसेस ज़्यादा थी, लेबर्स की। प्राइस ऑफ लेबर इज मोर देन प्राइस ऑफ लैंड, ये कंडीशन थी बिफोर ट्रेड। आफ्टर स्पेशलाइजेशन क्या कंडीशन है, आफ्टर स्पेशलाइजेशन एंड ट्रेड। अब आफ्टर स्पेशलाइजेशन और ट्रेड क्या हुआ कि जो यूएस था उसने किसमें स्पेशलाइज किया, यूएस स्पेशलाइज इन वीट, क्योंकि वीट लैंड इंटेंसिव कमोडिटी और उसके पास लैंड जो है वो ज़्यादा है। तो यूएस जो है वो किस में स्पेशलाइज करेगा, वीट में स्पेशलाइज करेगा। अब जब उसने यूएस ने वीट में स्पेशलाइज किया तो उसने किसकी डिमांड जो है वो कम कर दी, क्लॉथ की डिमांड। क्लॉथ की डिमांड कम कर दी और उसने वीट की डिमांड इंक्रीज कर दी, स्पेशलाइज जब उसने किया। अब क्या होगा, सो देयर इज मोर डिमांड फॉर लैंड देन द डिमांड फॉर लेबर। ऐसा क्यों हुआ हमारे पास, क्योंकि अब उसे ज़्यादा
क्या प्रोड्यूस करना है? वीट। तो वो ज़्यादा किसकी डिमांड करेगा? लैंड की डिमांड करेगा। और लेबर की डिमांड कम क्यों कर रहा है? क्योंकि अब वो क्लॉथ की डिमांड उसने कम कर दिया, अब वो क्लॉथ कम प्रोड्यूस कर रहा है। जाहिर सी बात है, जब वो क्लॉथ कम प्रोड्यूस करेगा तो क्लॉथ को कम प्रोड्यूस करने के बाद उसे लेबर भी कम चाहिए, क्योंकि क्लॉथ की प्रोडक्शन के लिए उसे लेबर ज़्यादा चाहिए, वीट की प्रोडक्शन के लिए तो उसे लेबर ज़्यादा नहीं चाहिए। तो वो क्या करेगा? डिमांड ऑफ लैंड इंक्रीज कर देगा और डिमांड ऑफ लेबर जो है उसने डिक्रीज कर दी। लेकिन जब क्लॉथ की प्रोडक्शन जब उसने कम करी, उसमें से जो रिसोर्सेज निकले, तो क्लॉथ की प्रोडक्शन में से जो रिसोर्सेज निकले उसमें ज़्यादा रिसोर्सेज क्या निकलेंगे? व्हेन क्लॉथ प्रोडक्शन फॉल्स, क्लॉथ की प्रोडक्शन जब उसने कम करी तो रिसोर्सेज will release in which labors are more than land। जब उसने क्लॉथ की प्रोडक्शन को कम किया और वीट की प्रोडक्शन को ज़्यादा किया, तो क्लॉथ में से ज़्यादा क्या निकल के आ रहा है? लेबर्स, जबकि उसे ज़्यादा क्या चाहिए? लैंड चाहिए। तो क्या हुआ? उसके पास सप्लाई ऑफ लेबर ज़्यादा हो गया, बिकम्स मोर देन सप्लाई ऑफ लैंड। अब जो चीज़ उससे ज़्यादा चाहिए वो चीज़ उसे कम मिल रही है, और जो चीज़ उसे कम चाहिए वो चीज़ उससे ज़्यादा मिल रही है। क्या हो गया कि सप्लाई ऑफ लेबर ज़्यादा हो गए और सप्लाई ऑफ लैंड कम हो गया, क्योंकि क्लॉथ में तो लैंड इतना है ही नहीं, लेबर ज़्यादा है। अब क्या हुआ कि एडजस्ट तो लाजमी करना है। फुल एम्प्लॉयमेंट की असम्पशन है, मैं ये पहले भी बात बता चुकी हूँ। ऐसा नहीं है जो यहाँ से लेबर्स निकल के यहाँ जा रहे हैं उन्हें जो है वो बोला जाए कि भैया हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, आप जो है वो उन्हें अनएम्प्लॉय कर दिया जाए, और सिर्फ यहाँ से जो लैंड निकल के आ रहा है वो उसे यहाँ पे एम्प्लॉय कर दिया जाए। करना तो दोनों को एम्प्लॉय है यहाँ पे। अब क्या होगा? चूँकि डिमांड ऑफ लैंड बिकम्स मोर देन, जो कि मैं पहले भी बात बता चुकी हूँ, बिकम्स मोर देन सप्लाई ऑफ लैंड हो जाएगा, तो रेंटल रेट इंक्रीज हो जाएगा। और चूँकि सप्लाई ऑफ लेबर बिकम्स मोर देन डिमांड ऑफ लेबर है, लेबर की डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो वेज रेट क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। अब बिफोर ट्रेड क्या था? अगर मैं यहाँ पे प्राइस लिखने के बजाय वेज रेट लिख लूँ, क्योंकि लेबर की प्राइस वेज है और लैंड की प्राइस रेंटल रेट है। बिफोर ट्रेड क्या था कि वेजेस महंगी थी, वेजेस जो है वो ज़्यादा थी। आफ्टर ट्रेड क्या हुआ? वेज रेट कम हो गया। बिफोर ट्रेड रेंटल रेट कम था, आफ्टर ट्रेड रेंटल रेट इंक्रीज हो गया। तो अब क्या हो रहा है? इक्विलाइजेशन आ रही है ना, दोनों फैक्टर्स में इक्विलाइजेशन। यही तो फैक्टर प्राइस इक्विलाइजेशन है कि पहले एक चीज़ की जो है वो कम थी, अब जो है वो उस चीज़ की प्राइसेस जो हैं वो ज़्यादा हो गई हैं। तो बिफोर स्पेशलाइजेशन एंड ट्रेड क्या था कि वेज रेंटल रेट यूएस में ज़्यादा था विद रिस्पेक्ट टू वेज रेंटल रेट इन नेशन बी, जो कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है हमारे पास। ये चीज़ जो मैं यूएस की करी है यही आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की भी करके देखिएगा। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में बिफोर ट्रेड किसकी प्राइसेस ज़्यादा होंगी? रेंटल रेट की, क्योंकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो लेबर अबंडेंट कंट्री है, इसलिए अबंडेंट फैक्टर वहाँ पे क्या है? लेबर है, तो उनकी वेज रेट कम होंगी और रेंटल रेट ज़्यादा होगा। और आफ्टर ट्रेड उनका क्या होगा? उलट हो जाएगा, उनकी वेज रेट जो है वो कम हो जाएगी और रेंटल रेट ज़्यादा हो जाएगा। बिल्कुल सॉरी, वेज रेट ज़्यादा हो जाएगा और रेंटल रेट कम हो जाएगा। तो अब क्या हो रहा है कि यूएस में पहले वेज रेंटल रेशियो क्या था? ज़्यादा था, ये चीज़ शो हो रही है विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन आफ्टर ट्रेड क्या हुआ? आफ्टर ट्रेड क्या हुआ कि वेज रेंटल रेशियो जो है वो कम हो गया। क्यों कम हुआ? क्योंकि वेजेस जो हैं वो डिक्रीज हो गई और रेंटल रेशियो इंक्रीज हो गया। वेजेस ऊपर है, ये कम हुई, रेंटल रेशियो इंक्रीज हुआ, ओवरऑल रेशियो कम हो गया। वेज रेंटल रेशियो कम हो गया विद रिस्पेक्ट टू वेज रेंटल रेशियो इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब इक्विलाइजेशन कैसे आ रही है? अगर मैं आपको जो है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का भी थोड़ा सा बता दूं, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में बिफोर
ट्रेड स्टार्ट होगी तो डिमांड किसकी ज़्यादा करेगा, वो लेबर की डिमांड ज़्यादा करेगा, क्योंकि उसे अब क्लॉथ ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, क्योंकि क्लॉथ उसकी लेबर इंटेंसिव कमोडिटी है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो लेबर अबंडेंट कंट्री। जब वो लेबर की डिमांड ज़्यादा बढ़ाएगा, लैंड की डिमांड कम करेगा, लेकिन जब वो ये क्यों कर रहा है, क्लॉथ की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए। लेकिन जब वीट की प्रोडक्शन वो कम करेगा, तो वीट की प्रोडक्शन कम करने से उसके पास ज़्यादा क्या निकल के आएगा, लैंड, और लेबर जो है वो उसके पास कम निकल के आएगा। अब क्या हो रहा है, डिमांड ऑफ लेबर इज मोर देन सप्लाई ऑफ लेबर, तो वेज रेट इंक्रीज हो जाएगा, और सप्लाई ऑफ लैंड इज मोर देन डिमांड ऑफ लैंड, तो रेंटल रेट डिक्रीज हो जाएगा। ये आफ्टर ट्रेड की कंडीशन है। बिफोर ट्रेड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या था, स्केर्स फैक्टर उसका कौन सा था, लैंड, क्योंकि लैंड उसके पास कम था, तो स्केर्स फैक्टर की पहले बिफोर ट्रेड प्राइसेस ज़्यादा थी और अबंडेंट फैक्टर की प्राइसेस कम थी। लेकिन आफ्टर ट्रेड क्या हुआ, वेज रेट इंक्रीज हो गया और रेंटल रेट जो है वो डिक्रीज हो गया। तो क्या हुआ कि दोनों कंट्रीज़ में पहले जिस चीज़ की प्राइसेस ज़्यादा थी, अब उन चीज़ की प्राइसेस कम हो गई, जिन चीज़ की प्राइसेस कम थी उनकी प्राइसेस ज़्यादा हो गई। तो अब अगर इसको हम जो है वो डायग्राम में देखें, तो यहाँ पे अगर हम लें लैंड, प्राइस ऑफ लैंड वर्सेस प्राइस ऑफ लेबर, और प्राइस ऑफ लैंड हमारे पास क्या है, रेंटल रेट ओवर प्राइस ऑफ लेबर वेज रेट है। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि पहले जो हमारे पास यूएस था, यूएस में क्या था, बिफोर ट्रेड यूएस में जो है वो वेज रेट ज़्यादा था और रेंटल रेट कम था। और देखिए इसको कैसे दिखाना है, बिफोर ट्रेड जो है वो वेज रेट ज़्यादा था और रेंटल रेट कम था यूएस में, तो वेज रेट ज़्यादा है और रेंटल रेट कम है, तो इसका मतलब है कि हम कहाँ हैं यहाँ पे, अभी यहाँ पर है जहाँ वेज रेट जो है वो ज़्यादा है और रेंटल रेट कम है। सॉरी, यहाँ पर है, यहाँ पे क्या है, रेंटल रेट कम है और वेज रेट ज़्यादा है। यहाँ पे क्या है, अभी यूएस है बिफोर ट्रेड, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या कंडीशन थी, बिफोर ट्रेड वहाँ पे वेज रेट कम था और रेंटल रेट ज़्यादा था। अब हम जितना आगे जा रहे हैं तो रेंटल रेट ज़्यादा शो कर रहा है ना, इसलिए यहाँ पे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है और यहाँ पे यूएस है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में बिफोर ट्रेड वेज रेट कम था, रेंटल रेट ज़्यादा था, यानी आर ओवर डब्ल्यू ज़्यादा था। आर ओवर डब्ल्यू यहाँ पे ज़्यादा है, तो यहाँ पे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। और यूएस में बिफोर ट्रेड जो है वो रेंटल रेट कम था, वेज रेट ज़्यादा था, इसलिए यूएस यहाँ पर है। आफ्टर ट्रेड क्या हुआ कि आफ्टर ट्रेड जो है वो यूएस में रेंटल रेट इंक्रीज हुआ और वेज रेट कम हुआ, तो आफ्टर ट्रेड यूएस क्या हुआ, आगे की तरफ बढ़ा, जबकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आफ्टर ट्रेड क्या हुआ, वेज रेट इंक्रीज हुआ और रेंटल रेट कम हुआ। रेंटल रेट कम हुआ यानी अब इसको पीछे की तरफ आना है। यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों आके इक्विलाइज हो गए दोनों के, इसका रेंटल रेट इंक्रीज हुआ, वेज रेट कम हुआ, और इसका रेंटल रेट डिक्रीज हुआ और वेज रेट इंक्रीज हुआ। इस पॉइंट पे क्या हुआ, इक्विलाइजेशन हो गई, दोनों कंट्रीज़ की रेंटल वेज रेशो जो है वो इक्वल हो गए, दोनों कंट्रीज़ के, यूएस के और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये हमारा बेसिकली प्राइस इक्विलाइजेशन थ्योरम क्या कहता है कि अबंडेंट फैक्टर की इनकम इंक्रीज होगी और स्केर्स फैक्टर की इनकम जो है वो डिक्रीज होगी। कंक्लूजन क्या है हमारा कि अबंडेंट फैक्टर की इनकम इंक्रीज होगी और स्केर्स फैक्टर की इनकम डिक्रीज होगी। अबंडेंट फैक्टर हमारे पास यूएस में लैंड था
तो रेंटल रेट इंक्रीज हुआ आफ्टर ट्रेड। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में अबंडेंट फैक्टर कौन सा था? वेज रेट। तो वेज रेट इंक्रीज हुआ, रेंटल रेट डिक्रीज हुआ, तो ये पीछे की तरफ आया। यहाँ पे आके जो है वो आपस में इक्वलाइज हो जाए। तो ये हमारा फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम होता है, जो कहता है कि आफ्टर ट्रेड जो है वो दोनों कंट्रीज़ के जो फैक्टर प्राइसेस हैं वो इक्वलाइज हो जाते हैं।